खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है रेखा आर्य जी आपका एबीपी गंगा पर। देखिए ऑल इज वेल की बात आप लोग कर रहे थे और अभी तक ये दोष मीडिया पर मढ़ा जा रहा था कि ये सब मीडिया की जगाई हुई बातें हैं, लेकिन अब देखिए नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, क्या कहेंगी? मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 4 सालों से जनता के बीच में, जनता के हित में लगातार फैसले लेती रही और बदस्तूर बेहतर काम करती रही, चाहे महिलाओं के हक में हो, चाहे वो हमारे बेरोजगारों के हित में हो, चाहे वो हमारे बच्चों के हित में हो। मैं समझती हूँ कि त्रिवेंद्र जी ने भी बहुत कोशिश करी है और बेहतर योजनाओं लेकर जनता के बीच में आए हैं। पर मैं समझती हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व समय समय पर बहुत सारी चीज़ों की सर्वे इत्यादि कराते हैं। हो सकता है कि क्या परिणाम उसके मध्य आए हों जिसको लेकर जो है ये निर्णय लेना पड़ा हो। मैं समझती हूँ आखिरकार आंतरिक रूप से हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का यही ध्येय रहता है जो काम हुआ है उससे बेहतर और क्या हो सकता है, उस दिशा में हमारे कदम बढ़े हैं। तो मैं समझती हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व ने यही सोचकर ये फैसला लिया होगा। ठीक है रेखा आर्य जी, देखिए जैसे आप कह रही हैं कि आप लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं और 4 साल की आपकी सरकार, हालांकि भी 4 साल पूरे नहीं हुई हैं, 9 दिन अभी उसमें बाकी हैं। इसमें आपने महिलाओं के हित में भी बहुत सारे काम किए हैं। जब इतने सारे काम किए हैं तो जिन सर्वेस का आप हवाला दे रही हैं उन सर्वे में क्यों नहीं आया ये, और क्यों ये नौबत आ गई कि अब सीएम को बदलना पड़ रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व ने निश्चित रूप से ये फैसला बहुत सोच समझकर किया होगा। 2022 के चुनावों को भी दृष्टि रखी गई होगी जी। तो मेरा मानना है कि उनका फैसला बहुत सारी चीज़ों को लेकर निर्भर रहा होगा। मैं समझती हूँ कि कुल मिला के जनमानस का भला हो और अच्छे काम हो, यही देख के परिवर्तन हुआ होगा, जिसका कि मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में भी इससे जनता का बहुत सारा काम किया जैसे अच्छा हो सकता है वो बेहतर किया जाएगा। सवाल है वो ये है कि अब आगे क्या होगा, अब कौन सा ऐसा नाम है जिस पर मुहर लगेगी, जिसके हाथ में उत्तराखंड की बागडोर सौंपी जाएगी? कल देखिए 10 बजे विधायक दल की बैठक भी होनी। जी हाँ, कल विधानमंडल दल की बैठक होनी है और 10 बजे की सूचना मैं समझती हूँ मेरे पास तो आ गई है और सबके पास भी पहुँच गई होगी और कल ही हम सबको पता चलेगा कि हमारे नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। और मैं समझती हूँ कि इस जो 10 महीने की या 1 साल की हमारी सरकार जो शेष है उसमें पूरा एक खाका तैयार किया जाएगा जिसको लेकर जो है 2022 के चुनाव में जाया जाएगा। मैं समझती हूँ कि हर फैसला जनता के हित में और जनता के उद्धार के दृष्टिकोण से लिया जाएगा और शायद वो कल ही हम सबको पता चल पाएगा कि नए मुख्यमंत्री कौन होंगे। बिल्कुल, देखिए नए मुख्यमंत्री कौन होंगे इसका इंतजार तो हम भी कर रहे हैं और कल ये सामने आ जाएगा। लेकिन आगे रेखा आर्य जी, किस तरीके से रोड मैप रहेगा और किस तरीके से नई चुनौती भी रहेगी नए सीएम के सामने इस प्रदेश के लिहाज से और आगे 2022 के लिहाज से भी? देखिए, उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास, युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए स्वरोजगार और किस प्रकार से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को हम दुरुस्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आम जनमानस को हम लाभान्वित कर सकते हैं, इसी दृष्टिकोण से जो है 2022 को देखते हुए इस पूरे 1 साल का कार्यकाल का जो है वो लेखा बही तैयार किया जाएगा। और मैं समझती हूँ कि ये जनता के हित में और महिलाओं के हित में, बच्चों के हित में क्या हम बेहतर कर सकते हैं, उसी दिशा में जो है एक रोड मैप तैयार होगा और उसके अनुसार जो है हमारी जो ये सरकार जो अब बनेगी तो वो नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनकी रूपरेखा रहेगी जो कि जनहित में रहेगा। रेखा आर्य जी, देखिए बहुत सारे नाम आगे चल रहे हैं, चाहे वो धन सिंह रावत का हो, चाहे सतपाल महाराज का हो, ये ऐसे नाम हैं जो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कल जब बैठक होगी क्या लगता है आपको, कौन सा ऐसा नाम है जो सबके सामने आ जाएगा और जिसे विधायक दल का नेता चुना जाएगा जो आगे अब उत्तराखंड को चलाएगा? देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल जिसको भी आशीर्वाद दे, जिनको भी ये दायित्व दे, मैं समझती हूँ कि विधायक मंडल दल उसका स्वागत करेगा और उनका अल्टीमेटली ध्येय यही होगा कि जनता के हित में ऐसा चेहरा रहे जो सबको स्वीकार्यजन्य रहे, ऐसा चेहरा रहे जो सबके पूरे उत्तराखंड को आगे एक साथ लेकर, सबको एक साथ लेकर चल सके। तो ऐसा चेहरा मैं समझती हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से कल विधानमंडल दल की बैठक में आएगा और मैं समझती हूँ
सब उसका स्वागत करेंगे। और रही बात बहुत सारे नामों के आने की, तो मेरा मानना है कि ये मीडिया के कयास है और वो कल उसका जो साफ साफ चित्रण होगा वो विधानमंडल दल की बैठक में ही साफ हो पाएगा। ठीक है रेखा आर्य जी, देखिए पहले भी जो खबरें थी वो भी मीडिया के कयास थे, अब जो नाम आ रहे हैं वो भी मीडिया के कयास हैं, तो लगातार आपके नेताओं की तरफ से कहे जाते हैं। लेकिन एक और सवाल विपक्ष की तरफ से आ रहा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बयान दे चुके हैं कि देखिए नाकामी पर खुद मुहर आलाकमान ने लगा दी है, तो इन सवालों का जवाब अब कैसे देंगे आप लोग, कैसे अब नई रणनीति आप लोग तैयार करेंगे? देखिए, हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या वो बहुगुणा जी की नाकामी साबित करके मुख्यमंत्री जी बने थे क्या? तो हरीश रावत जी पहले तो उस चीज़ का जवाब दे दे, तब दूसरी जगह टीका टिप्पणी करे। और मुझे नहीं लगता कि हरीश रावत जी के बयानों का कोई हमें संजीदा तरीके से उसे लेना चाहिए, क्योंकि वह अपने जीवन में वो सब कुछ कर चुके हैं अपनी पार्टी के हित या अहित के लिए, और आज कहाँ उनकी पार्टी उनके नेतृत्व में खड़ी है हम सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो बात रही विपक्ष की, लेकिन एक और सवाल है उत्तराखंड के लिहाज से। हम लगातार अपने दर्शकों को वो तमाम डिटेल्स बता रहे हैं कि कैसे 21 साल में 9 बार सीएम बन चुके हैं, 9 सीएम बन चुके हैं। तो ये दुर्भाग्य क्यों है उत्तराखंड का? क्यों नेतृत्व परिवर्तन की गुंजाइश रह जाती है, चाहे सरकार किसी की भी हो, कोई सी भी पार्टी सत्ता में हो? रेखा आर्य जी, देखिए, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है और हर पार्टी ये सोचती है कि हम जनमानस के लिए बेहतर नेतृत्व जो है वो दे सके। तो ये पार्टी हाईकमान तय करता है हर पार्टी का। और हमारी पार्टी का तो कम से कम जिस तरह से हमारा लोकतंत्र है उस हिसाब से हमें कहें तो हमारी विधानमंडल दल की बैठक भी होती है और बातचीत भी होती है, उसके माध्यम से सारी चीज़ें तय की जाती हैं। तो कोशिश यही रहती है कि प्रदेश को एक अच्छा नेतृत्व मिले, बेहतर नेतृत्व मिले और उत्तराखंड को जो है सही दिशा में ले जाने वाला नेतृत्व मिले, अगली सरकार भी जिनके नेतृत्व में हमें प्राप्त हो सके। तो सारे दृष्टिकोण जो है उसमें अपनाए जाते हैं, जिसके कारण से मैं समझती हूँ कि समय दर समय इस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। जो आज घटित हुआ है वो भी उससे जुड़ी एक घटना है, जो कि जिसकी स्थिति स्पष्ट जो है कल संभवतः हो जानी चाहिए। तो रेखा आर्य जी, आप कह रही हैं कि जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है ये इसलिए हुआ है कि जो आप लोगों ने अच्छा काम किया है बीते 4 साल में, आप ये जो 1 साल और बचा है इसमें और बेहतर काम कर सकें और जनता को खुश कर सकें और उत्तराखंड में विकास कर सकें। देखिए, मैं समझती हूँ कि एक दृष्टिकोण ये भी है और एक दृष्टिकोण ये भी है कि जितने प्रचंड बहुमत के साथ में हम 2017 में आए, उतने ही प्रचंड बहुमत के साथ में हम 2022 में आए, ताकि एक स्थिर सरकार, मजबूत सरकार और एक सशक्त सरकार और एक जनता को डिलीवर करने वाली सरकार जो है, और एक ऐसा चेहरा जो जनमानस को प्रिय हो, जो जनमानस की बात सुनता हो, जो जनमानस के बीच में उतरता हो, जिसके लिए जनमानस में पूरी भावना हो। तो इस प्रकार के चेहरा आने से रेखा आर्य जी हमारे साथ बनी है और वो बता रही है कि विजन यही है कि प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। बड़ी खबर ये है कि दिल्ली से ही उत्तराखंड को एक सीएम मिलेगा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली से ही उत्तराखंड को नया सीएम मिलेगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाम तक हाईकमान नए नाम पर मुहर लगा देगा। और खबर यह है कि दिल्ली से ही उत्तराखंड को एक सीएम भेजा जाएगा, दिल्ली से ही उत्तराखंड को सीएम मिलेगा। यानी कि अब तक जो अटकलें थी कि जो विधायक मंडल है, जो विधायक दल है, वहां से मुख्यमंत्री चुना जाएगा, तो अब बड़ी खबर यह है कि दिल्ली से ही मुख्यमंत्री भेजा जाएगा और आज शाम तक फैसला हो जाएगा। और हमारे साथ उत्तराखंड की राज्य मंत्री रेखा आर्या जी लगातार बनी है। रेखा जी, जिस तरीके से खबर आ रही है कि उत्तराखंड से जो दिल्ली से ही उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, वो सांसद भी हो सकते हैं, वो राष्ट्रीय नेता हो सकते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व जिस किसी को भी उत्तराखंड का सीएम का दायित्व देंगे तो निश्चित रूप से हर विधायकगण अपनी उसमें सहमति कल प्रदान करेंगे। इसमें हमारी कोई देर राय नहीं है और मैं समझती हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को सब स्वीकार करेंगे और एक ये कोशिश ही रहेगी कि हमारी 2022 में पुनः हमारी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ में आए। ये दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और जनमानस के लिए जो हमारा संकल्प है कि हम काम करते रहे थे, काम करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे, तो मैं समझती हूँ कल हम सबको इंतजार करना चाहिए। कल चाहे जो भी होगा, कल हम सबके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन रेखा जी, जब विधायक मंडल दल की बैठक होती है तो विधायकों की भी राय जानी जाती है, उनसे भी पर्यवेक्षक बातचीत करते हैं, पसंद नापसंद पर बातें होती हैं और आप बड़ी मुखर होकर अपनी बातों को रखती हैं। तो आपकी भी कोई क्राइटेरिया होगी, आपकी भी पसंद नापसंद होगी।
आप क्या मानती हैं उत्तराखंड को किस तरीके का अब सीएम मिले, क्योंकि एक साल बड़े चुनौतीपूर्ण है, चुनावी साल भी है और विपक्ष के आरोप तो आने ही लगे। देखिए, किस प्रकार का सीएम मिले या किस प्रकार का सीएम होना चाहिए, तो मैं समझती हूँ केंद्रीय नेतृत्व ने इस चीज़ का फैसला कर लिया होगा। वहाँ तक बातें जो पहुँचनी चाहिए थी वो पहुँच चुकी हैं, और मैं समझती हूँ कि जनमानस की भावनाओं को देखते हुए ही जो जनमानस को स्वीकार होगा उसी प्रकार के मुख्यमंत्री का चयन जो है केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से होगा, ऐसा मेरा मानना है। और कल हम सब धैर्य बनाए हुए हैं, कल हम सब लोग के सामने नया नेतृत्व जो है वो सामने आएगा, और मैं समझती हूँ मीडिया के सामने भी वो सारी चीज़ें प्रकट होंगी। तो हम थोड़ा सा धैर्य रखने का काम कर लें, और कुल मिला के एक जो हमारा आंतरिक भाव यही है कि उत्तराखंड को समर्पित, उत्तराखंड का चहुमुखी विकास और सबको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति ही जो है कल मुख्यमंत्री का दायित्व का जो है नाम जो है कल विधानमंडल दल की बैठक में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल, तो ये विश्वास है आपका, और देखने वाली बात होगी कि कल किस तरीके से नाम सामने आता है और क्या सियासी परिस्थितियां बनती हैं। रेखा आर्य जी, देखिए सवाल यही है कि केंद्रीय नेतृत्व अब ये तय कर रहा है और दिल्ली से ही उत्तराखंड का सीएम होगा। आप भी मंत्री हैं और आप समझती हैं बखूबी कि एक सीएम किस तरीके से पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाता है, तो आपकी राय क्या है? किस तरीके का सीएम चाहिए उत्तराखंड को, किस तरीके का चुनाव होना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, और उत्तराखंड में किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है उसी को देखते हुए नेतृत्व परिवर्तन भी रहा होगा। तो मेरा मानना है कि अभी जो हमारे पास में बहुत कम समय बचा हुआ है, उस कम समय में बहुत अच्छे से हमारे को जनमानस को डिलीवर भी करना है। जो हमारी नीति थी जीरो टॉलरेंस के साथ में, जिसे हमें 4 सालों में सिद्ध किया है और उसे आगे बरकरार रखना है। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए कि उस लोकप्रिय नेतृत्व का जो जनमानस स्वीकार करे, जो सबको साथ लेके चल सके और जो उत्तराखंड का चहुमुखी विकास कर सके, जो आपदाओं में संघर्ष कर सके, इस प्रकार के नेतृत्व की जो है आकांक्षा उत्तराखंड रखता है। और मैं उम्मीद करती हूं कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमारे को इसी प्रकार का नेतृत्व जो है उत्तराखंड के सीएम के रूप में कल विधानमंडल दल की बैठक में हम सबके समक्ष आएंगे, और मैं इंतज़ार कर रही हूं। और कल 10 बजे हम सब के लिए वो घड़ी, वो स्थिति, दोनों चीज़ें जो है वो स्पष्ट होंगी। बिल्कुल, देखिए आप इंतजार कर रही हैं और इंतजार हम भी लगातार कर रहे हैं कि आखिर क्या निकलकर सामने आता है। और हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस बड़े सियासी घटनाक्रम पर सबसे पहले जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अजीत, देखिए अब इंतजार किया जा रहा है और सभी लोग दिल्ली की तरफ अब टकटकी लगाए देख रहे हैं कि वहां से कौन सा नाम है जिस पर तय होगा, जिसका नाम तय होगा और वो नाम सामने आएगा। और हमारे साथ रेखा आर्य भी लगातार मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अजीत जी, देखिए प्राची, आपने बिल्कुल सही कहा। तो अभी तक का जो सफर था वो आज खत्म हुआ, जो इस्तीफे के साथ मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। एक पड़ाव इस पूरे अभियान का खत्म हो गया है और एक पड़ाव अगला शुरू हो गया है, जो कल 10 बजे हो सकता है विधानमंडल दल की बैठक में खत्म हो जाए। इस सूबे का नया मुस्तकबिल कौन होगा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी तक सभी का फोकस मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं कि नहीं देते हैं। और अब लोग मुख्यमंत्री के इस्तीफे की वजह तलाश रहे हैं कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों लिया गया। तमाम भाजपा के बड़े नेता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रतिभाशाली नेता बताकर उनसे इस्तीफा ले रहे हैं और कह रहे हैं ऑल इज वेल और भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है। मैंने माननीय मंत्री महोदया को भी अभी सुना, तो वो कहती है कि हमें आकांक्षा है कि जो हाईकमान जो करेगा वो ठीक ही करेगा। ये फैसला भी हाईकमान ने ही लिया था। अब मैं एक चीज़ और बताता हूं कि मुख्यमंत्री ने चलते चलते क्या कहा। जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपको क्यों हटाया गया है, तो उन्होंने कहा दिल्ली से पूछो। तो मतलब ये उनकी इस आखिरी वाक्य में उनकी पीड़ा झलक रही थी कि वो हटना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के एक्सपेरिमेंट, खासतौर से ये राज्य है मुख्यमंत्री बदलने की एक प्रयोगशाला बन गया है। प्राची, मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ और आज 10वां मुख्यमंत्री शपथ लेगा अगर ये चीजें उसी गति से आगे बढ़ रही हैं। और अब उसमें कहीं शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। यानी 21 साल और 10 मुख्यमंत्री, तो ये स्कोर एक इस तरफ इशारा करता है कि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता और जो सियासत की जो
उलटबाजियां हैं वो निरंतर चलती रहती है। जीरो टॉलरेंस की दुहाई देते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अपने पद से इस्तीफा दे गए और 4 साल में 9 दिन बाकी रहने की कसक भी उनके मन में थी। खैरासैंण से वो आए, एक व्यक्ति को बनाया। जब बने थे तब मीडिया ने पूछा था कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कहेंगे कि ये पार्टी नेतृत्व का विश्वास है, मुझे जिम्मेदारी दी है। आज पूछ रहे पार्टी ने क्यों हटाया, कहले तो पार्टी से पूछो। तो मतलब ये एक ही व्यक्ति एक समय काल में 4 साल के एक समय कालखंड में 2 तरह के वक्तव्य देता है। और जीरो टॉलरेंस की मैं बात करता हूं, माननीय मंत्री भी अभी यहां हैं, उनके अलावा किसी भी संगठन के बड़े नेता ने, किसी भी मंत्री ने कभी जोर देकर नहीं कहा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। तो मुख्यमंत्री अकेले ही जीरो टॉलरेंस पे चलते रहे। हाँ। और जीरो टॉलरेंस की बात अभी विधानसभा में देखा था, उनके एडवाइजर के खिलाफ किस तरह से वो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू उठा था। उसकी जांच नहीं करा पाए मुख्यमंत्री, उसकी जांच का कोई आदेश मुख्यमंत्री ने नहीं दिया और तमाम लोगों को जेल में डालने का काम मुख्यमंत्री कर रहे थे। जब अपने लोगों पर उंगली उठ रही थी, जब खुद पर उंगली उठ रही थी, तो कोई बिल्कुल वो क्लीन चिट थे और वो बेदाग थे, उनके दामन पर कोई दाग नहीं था। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन फिर भी उनके दामन पर कोई दाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जांच रुकवाने के लिए स्टे ले लेते हैं और कहते हैं कि जांच तो होनी ही चाहिए, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और फिर भी जीरो टॉलरेंस है। तो ये जो पूरी स्क्रिप्ट 4 साल पहले लिखनी शुरू की गई थी, तो ये जो विरोध था, ये जो विद्रोह में कब तब्दील हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत इसको भांपने में पूरी तरह से नाकामयाब हो गए। बिल्कुल, देखिए अजीत, अगर वो भाप जिस जाते तो तरीके थोड़ा से राजनीतिक तमाम प्रबंधन बातें हो बताई सकता। हैं, देखिए इस पर जवाब भी अब रेखा आर्य जी से ले लेते हैं। रेखा आर्य जी, आप सुन रहे होंगे मेरे सहयोगी को, वो लगातार उत्तराखंड की राजनीति को बड़ी करीब से जानते हैं और सही कह रहे हैं वो कि उत्तराखंड कहीं ना कहीं एक प्रयोगशाला बनकर रह गया है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सरकारें बदलें तो बदलें, लेकिन सीएम भी बदल जाते हैं, अपना कार्यकाल तक सीएम पूरा नहीं कर पाते हैं। क्यों होता है ऐसा? देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में तो सदैव लोकतंत्र रहा है और इस लोकतंत्र की परिभाषा ये है कि सदैव वही मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करें जो कि जनमानस की भावनाओं के साथ में सबको साथ लेते हुए, सबका साथ और सबका विश्वास लेते हुए आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही 4 साल पूरे करे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे 1 साल जो शेष है वो भी पूरा करेगी और 2022 में भी आएगी। ये दोनों चीज़ों का संकल्प अभी यदि कहीं नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है तो स्थिरता इस बात की है कि हमारी ही पार्टी का जो भी बनेगा हमारी ही पार्टी के नेतृत्व में बनेगा। तो इसलिए कोशिश रहती है कि जनता को जो अब तक में मिला है उससे बेहतर, बढ़िया और कैसे मिल सके और कैसे हम जनभावनाओं की स्वीकार्यता को हम और मजबूत बना सके। देखिए, जैसा मेरे सहयोगी सवाल उठा रहे थे, फिर तो सवाल यही उठेगा ना कि क्या अब तक बेहतर नहीं मिल पा रहा था? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब किसी को बनाया जाता है बड़े विश्वास के साथ बनाया जाता है और किसी का ऐसा पूर्व परीक्षण नहीं होता है कि वो किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा रेस्पॉन्स आएगा। वो तो सब जब चीज़ें घटती चली जाती हैं तब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर कर आता है। तो समय के साथ, जनता की मांग के साथ में और आने वाले समय की रणनीति के हिसाब से भी जो आवश्यक होता है पार्टी उस हिसाब से अपना कदम उठाती है। तो मुझे लगता है कि उसी दिशा में पार्टी का कदम रहा है और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और जनमानस की भावनाओं को देखते हुए जो भी निर्णय हुआ है, जो पहले हुआ था, जो आपके कह रहे थे, वो आगे भी उन भावनाओं को देखते हुए निर्णय होगा। पिछले 4 साल में जो काम हुआ उससे और बेहतर काम होगा। अजीत, आप सुन रहे होंगे तमाम बातें माननीय मंत्री जी। प्राची, हाँ जी, बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी रेखा आर्य जी को कांग्रेस के काल से जानता हूं। जब वो उपचुनाव जीत कर आई थी, कांग्रेस में उनकी राजनीति जिस तरह से शुरू हुई थी, मैं काफी दिनों से उनको लुक आफ्टर उनको मॉनिटराइज कर रहा हूं एक पत्रकार होने के नाते। वो एक बड़ी सभ्य और शालीन किस्म की राजनेता हैं। बस मेरा एक सवाल ये है कि अगर जीरो टॉलरेंस पर बात हो रही थी, सब चीजें ठीक चल रही थी, माननीय मंत्री ने अपने विभाग में एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, एक IAS अफसरों के खिलाफ शिकायत की और कहा, और माननीय मंत्री ये लगातार कहती रही कि मैं घोषणा कर रही हूं, मैं ऐलान कर रही हूं, जिसकी गलती हो, मेरी गलती हो, मुझे हटा दिया जाए और अफसर की गलती हो, अफसर को हटा दिया जाए। इस पूरी सरकार में अफसरशाही इतनी हावी हो गई थी कि माननीय मंत्री की भी कोई बात, माननीय मंत्री रेखा आर्य जी की भी कोई बात वहां पर नहीं रखी गई और मुख्यमंत्री ने वो जांच कराकर अब मुख्य सचिव के पास रखी हुई है। अपनी मंत्री की नहीं सुनी भ्रष्टाचार के मामले पर और जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे। तो ये तो माननीय मंत्री भी अवगत हैं कि किस तरह से इस अफसरशाही को, ये हाकिमों को जनप्रतिनिधियों के ऊपर बैठा दिया गया था।
किस तरह से जो जनप्रतिनिधि थे, जब उनके अफसर नहीं सुन रहे थे तो उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक और पार्टी का वो कार्यकर्ता जो दिन रात दरी बिछाने का काम करता है बड़े रैलियों के लिए, बड़े नेताओं के लिए, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाह रहा हूं कि आपने खुले तौर पर कहा कि इसकी खुली जांच होनी चाहिए, जिसको दंड मिलना है उसको दंड मिले, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नहीं आगे टस से मस नहीं हुए, वो अफसरों को बचाने में लगे रहे।